गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 16 जून, तो हम डिस्कस करेंगे 16 जून के करंट अफेयर। और सबसे पहले मॉर्निंग के थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास। और उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और साथ ही जो भी कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, वो टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप जाकर नोट्स बना सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते परंतु वो चीज़ों को ही अलग कर देते हैं। जो चीज़ वो करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं और जिसकी वजह से वो विजेता बन जाते हैं। तो यानी आप अपने जीवन में जो कुछ भी करिए, ये सोच कर करिए कि आप उसमें ऐसा क्या इनिशिएटिव लेंगे, ऐसा क्या उसमें ऐड करेंगे जिससे कि वो दुनिया से हटकर हो जाए, दुनिया से अलग हो जाए। और इसी अलग तरीके से काम करते हुए निश्चित ही आप अलग तरीके से काम करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता भी अलग तरीके से मिलेगी। तो आइए इन्हीं विचारधाराओं के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो है पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हर साल 16 जून को मनाया जाता है और इस बार भी 16 जून को मनाया जा रहा है। ओके, तो देखो सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, ओके, जो हम 16 जून को मना रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि पूरी दुनिया भर में जो परिवार हैं, है ना, जो फैमिलीज़ हैं, उनकी भलाई के लिए किस तरीके से काम किया जाए, वो खुद अपनी भलाई के लिए कैसे काम कर सकते हैं। और साथ में ही रेमिटेंस का मतलब ये है कि जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं, ऐसे कर्मचारी, ऐसे श्रमिक, वो अपने मूल परिवार के लिए, अपना जो उनका मूल देश है उसके लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस बात को समर्थन देने के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस कहते हैं, को मनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसके बारे में? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस के बारे में। क्लियर? देखो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ये न्यूज़ है यूनेस्को से रिलेटेड। यूनेस्को में दोबारा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हो गया है और जुलाई 2023 से ये शामिल हो जाएगा। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र का जो सांस्कृतिक संगठन है, जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, उसके बारे में अगर बात करते हुए मैं आपको बताऊं तो ये पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन के रूप में, संयुक्त राष्ट्र के एक पार्ट के रूप में जाना जाता है ना। और अमेरिका ने 2018 में यूनेस्को छोड़ दिया था क्योंकि यूनेस्को में फिलीपींस को शामिल कर लिया था। और अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका जो है फिलीपींस को मान्यता नहीं देता है, उसको एक संप्रभु देश के रूप में नहीं मानता है। तो 2018 में इसी वजह से यूनेस्को छोड़ दिया गया था यूएसए के द्वारा। लेकिन जो अमेरिकी राज्य के उप सचिव हैं रिचर्ड वर्मा, उन्होंने ये घोषणा करी है कि जो अमेरिका है वो दोबारा से यूनेस्को में शामिल हो जाएगा और उसकी जो औपचारिक घोषणा कर दी गई है। अच्छा, यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं वो कौन कौन है? हमने कई बार पढ़ा भी है इनका नाम। तो यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं वो है ऑड्रे अज़ोले। क्या है? ऑड्रे अज़ोले हैं, है ना, जिनके बारे में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? अच्छा देखो, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता ही रही हूँ, जैसा कि जब संयुक्त राष्ट्र की जो ये संस्था है यूनेस्को, इसमें 2011 में फिलीपींस शामिल हो गया था। ठीक है, तो अमेरिका के द्वारा फिलीपींस को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। तो जिसकी वजह से उस समय के जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने यूनेस्को से हटने की घोषणा कर दी थी और उसके लिए इस एजेंसी को जो फंडिंग दी जाती थी यूएसए के द्वारा, उसको भी रोक दिया गया था। क्लियर हो गया? समझ गए, है ना। और साथ में इसकी घोषणा करी गई थी 2011 में और औपचारिक रूप से सदस्य बना लिया गया था फिलीपींस को यूनेस्को का 2012 को। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो, यूएसए यूनेस्को में फिर से शामिल होने के कारण के बारे में क्या कहता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में हम सबको अच्छे से पता है कि जो चाइना है उसका वर्चस्व बढ़ रहा है। तो चाइना के वर्चस्व को रोकने के लिए, चाइना को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। ओके, यूनेस्को के बारे में बात करेंगे तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है ये। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में काम करता है ये।
और साथ में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस के पेरिस में हमें देखने को मिलेगा। महानिदेशक ऑड्रे अजोले हैं। और इसके स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी यूनाइटेड किंगडम के लंदन में 1945 में ही करी गई थी, 16 नवंबर को। कब करी गई थी, 16 नवंबर को करी गई थी 1945 में, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ में ही, है ना। और यूनाइटेड किंगडम के लंदन में इसकी स्थापना करी गई थी। प्रेजेंट टाइम में इस संगठन में 193 सदस्य हैं और लगभग 11 सहयोगी सदस्य इसके देश हैं, जो पूरी दुनिया में सतत विकास लक्ष्यों को, यानी जो SDGs हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर की संस्था के रूप में काम करता है। क्लियर। अब जो हम बात कर रहे हैं द ग्लोबल 2000 इंडेक्स के बारे में, हमने कल भी बात करा था, और ये बात करा था कि जो मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी जो कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, उसको 45वें नंबर की रैंकिंग प्राप्त हुई है। यानी पूरी द ग्लोबल 2000 का जो इंडेक्स है, उसमें पूरी दुनिया की 2000 कंपनियां हैं, उसके बारे में बात हो रही है। इसमें NTPC ने बहुत ऊंची छलांग लगाई है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो NTPC की जो रैंकिंग है वो सुधरी है, और NTPC पिछले साल 450वें नंबर पे थी, 485 नंबर पे, यानी 485th रैंकिंग थी इसकी। और अब इसकी रैंकिंग कितनी हो गई है NTPC की, तो 433 रैंकिंग मिल गई है द ग्लोबल 2000 की, जो इंडेक्स जारी करी गई है फोर्ब्स के द्वारा, उसके द्वारा ये बताया गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है, बिजली उत्पादन कंपनी है, बिजली का उत्पादन करती है NTPC। क्लियर है, समझ गए। और साथ में ही भारत की जितनी कंपनियां हैं जो ये 2000 वाली लिस्ट में शामिल हैं ग्लोबल की, उसमें ये 10वें नंबर पर आती है, भारत की तरफ से 10वें नंबर पर आती है। और पूरी दुनिया के बारे में बात करें तो 433 रैंकिंग पर आती है। क्लियर हो गया। अच्छा देखो, ये जो रैंकिंग दी जाती है वो किस लिए दी जाती है, तो कुछ उसके पैमाने निर्धारित किए गए हैं कि उसकी संपत्ति कितनी है, उसमें जो कंपनी है उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो पूंजी है कम कितनी है, ठीक है। साथ में ही उस कंपनी का जो सामान है वो कितना बिकता है, उसको प्रॉफिट कितना होता है, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिस पर द ग्लोबल 2000 की जो लिस्ट वाली कंपनियां हैं उनको रैंकिंग दी गई है। क्लियर है। अब हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी हमारा कंटेंट होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराया जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी की वजह से ही हम इंग्लिश में भी अपनी चीज़ों को लेकर आते हैं। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना है, नोट्स बनाना है, आप टेलीग्राम के लिंक पर जाकर PDF के फॉर्म में सब कुछ उपलब्ध है, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। क्लियर। NTPC के बारे में बात करें तो NTPC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1975 में इसकी स्थापना करी गई थी। सबसे पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, वहां पर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन NTPC का जो ये थर्मल पावर है, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकल कर आता है कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर पाया जाता है, तो भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट पाया जाता है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। क्लियर है, समझ गए। तो इसका मुख्यालय NTPC का हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मुख्यालय हमें नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और उसके अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो गुरदीप सिंह जी हैं। ओके। अब देखो, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। यानी पूरी दुनिया में जो सुंदर सुंदर इमारतें बनी हैं उनके आर्किटेक्ट को समर्पित है ये पुरस्कार, जिसका नाम क्या है, ग्रीन एप्पल पुरस्कार, है ना। तो जो इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड है, जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को दिया जाता है, ये किसे दिया गया है, तो साथ में मैं आपको बता दूं कि ये दिया जा रहा है पहली बार भारत में तेलंगाना के 5 जो इमारतें हैं उनको, यानी भारत का जो तेलंगाना राज्य है उसकी 5 ऐसी इमारतें हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया जा रहा है सुंदर इमारतों के लिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर फ्रेम होगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करी जाएगी कि हमारा कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ की 5 इमारतों को द ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आता है, तेलंगाना। ओके।
अच्छा, जो देखो जो इमारतें हैं उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो उन इमारतों का नाम देख लेते हैं और उनकी क्या विशेषता है ये देख लेते हैं, ठीक है, जो तेलंगाना से रिलेट करती हैं। तो मुअज्जम जाही मार्केट है ना, इसको शामिल किया गया है। ये अपनी जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक जो इसकी खूबसूरती है उसके उसकी वजह से। दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, एक ब्रिज है जो अपने जिसका डिज़ाइन आपको बहुत अनूठे तरीके का दिखेगा, उसको शामिल किया गया है। फिर B.R. अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन को शामिल किया गया है। तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, इसको शामिल किया गया है। और यदाद्री मंदिर को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? यदाद्री मंदिर को शामिल किया गया है, जो नरसिम्हा स्वामी की जो नरसिम्हा स्वामी जो देव हैं, देवता हैं, उनको समर्पित है ये मंदिर। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो, जैसा कि आप सबको मैंने कितनी बार बताया और हर बार मैं बताती हूँ कि जो भी न्यूज़ होती है हमारे पास, करंट के की जो न्यूज़ हमारे पास होती है, उसके साथ साथ में हमारी जो स्टैटिक जीके होती है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई देश है, कोई राज्य है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो हमारा उससे जो हमारा स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो तैयार हो जाता है। ओके, तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हुए, इसका लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। एक ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया जाता है, जो ब्यूटीफुल इमारतें हैं उसके लिए। क्लियर है? समझ गए? और साथ में ही इंटरनेशनल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ग्रीन एप्पल अवार्ड, जो विशेष रूप से इसलिए दिया जाता है कि पूरी दुनिया में जो इमारतें हैं उनकी क्या खूबसूरती है, उनका जो जो आर्किटेक्ट है ना, जो उसका आर्किटेक्चर है, उसको प्रेजेंट करने के लिए ये बताया जाता है और ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, हरियाणा में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित होगा और इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्प ने समझौता करा है लैंजा जेट से। किससे समझौता करा है? तो जो इंडियन ऑयल कॉर्प है, जिसको हम IOC कहते हैं, उसके द्वारा लैंजा जेट के साथ समझौता करा गया है, साझेदारी करी गई है। किस लिए साझेदारी करी गई है? तो विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए, जिसकी स्थापना कहाँ पर करी जाएगी? तो हरियाणा में करी जाएगी। और इसमें कितने का बजट बनाया गया है, कितने रुपए खर्च होंगे? तो 23 अरब रुपए का खर्च इसमें आने वाला है। क्लियर हो गया? समझ गए? अच्छा, देखो इसका मोटिव क्या है। मोटिव ये है कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है। जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें जो एनर्जी है उसको जो प्रोड्यूस करना है इस कंपनी के माध्यम से, इस बात का, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई है। क्लियर है? अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि जो नई दिल्ली में जो हमारे इंडियन ऑयल कॉर्प के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जो समझौता है वो किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्प के बीच में और लैंजा जेट के बीच में। क्लियर? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो भारत का जो स्वामित्व वाला है, भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, ये लिमिटेड है, जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्पेशली ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से रिलेटेड है और भारत का जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसके तहत काम करती है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1959 में करी गई थी, 30 जून को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष इस समय कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं। ओके, क्लियर है? अब आओ बात करते हैं, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर को, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? हमेशा जब भी रिजर्व बैंक का नाम आता है तो उनके गवर्नर का नाम आता है, और मैं हर बार बताती हूँ आपको, शक्तिकांत दास जी हैं। तो उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी को, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और सबसे जो बेस्ट बैंक है, सेंट्रल बैंक है पूरी दुनिया का, ये वाला जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है यूक्रेन के सेंट्रल बैंक, जो यूक्रेन का सेंट्रल बैंक है ना, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन है,
उसको सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। तो दो क्वेश्चन निकल कर सामने आ रहे हैं यहाँ से कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यूक्रेन के नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को दिया गया है। और गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हमारे देश के जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनको दिया गया है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखो रिजर्व बैंक के बारे में हमेशा हम पढ़ते हैं, आज भी देखिए रिजर्व बैंक को देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी, आरबीआई की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी, इसको याद रखना, डेट एग्जाम में पूछी जाती है। 1 अप्रैल 1935 को करी गई थी। इसका जो मुख्यालय है पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। बाद में इसको 1937 में इसको स्थायी रूप से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत सरकार में शामिल हो गई। ठीक है, यानी भारत सरकार के लिए भारत सरकार के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करने लगी, है ना। और साथ ही जो आरबीआई अधिनियम 1934 है उसके तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विनियमित करने की शक्ति मिल गई इसे, यानी ऐसे बैंकों को ये निर्देश दे सकती है, उनकी देखरेख कर सकती है, उनके कार्यों की देखरेख कर सकती है। इसके लिए जो आरबीआई अधिनियम 1934 है उसके तहत इसे अधिकार दे दिया गया था, यानी आरबीआई को अधिकार दे दिया गया था। 2007 में डिजिटल भुगतान के प्रणाली को नियामक करने के लिए, यानी कि उसकी देखरेख करने के लिए कि डिजिटल भुगतान जो प्रणाली स्टार्ट की गई है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए क्या पॉलिसीज लाई जाए, कैसे उसका विस्तार किया जाए, इसके लिए भी जो आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 है उसके तहत आरबीआई को अधिकार दे दिए गए थे। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय हमें मुंबई में देखने को मिलेगा। और गवर्नर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गवर्नर ऑफ द ईयर है, सेंट्रल बैंक के द्वारा इनको दिया गया है और इनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास जी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं मीराबाई चानू और विंध्या रानी देवी के बारे में। ठीक है, अब देखो हमारे देश का जो टॉप्स है यानी जो हमारा मिशन ओलंपिक सेल है उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि हमारे देश की जो मीराबाई चानू हैं और विंध्या रानी देवी हैं, इनका प्रस्ताव था कि इनको विदेश में जाकर ट्रेनिंग लेने की सुविधा दी जाए। तो टॉप्स ने इनकी बात को मान लिया है और अब ये विदेश जाकर क्या करेंगी, ट्रेनिंग लेंगी। और साथ में हमारे देश के युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत ये मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है मिशन ओलंपिक सेल, है ना। तो मिशन ओलंपिक सेल के तहत हमारे देश के जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है उसने ये डिसीजन ले लिया है कि मीराबाई चानू और विंध्या रानी देवी ये दोनों विदेश में जाकर क्या करेंगी, यूएस में जाएंगी, यूएस के सेंट लुइस में जाएंगी और वहां पर स्क्वाट विश्वविद्यालय में डॉक्टर एरोन हारसिंग के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग लेंगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात कर ली मीराबाई चानू और विंध्या रानी देवी के बारे में। ओके, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में, जिसको सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। कब, 2014 में सितंबर में इसको लॉन्च कर दिया गया था और अप्रैल 2018 में इसको नए रूप में लेकर आया गया था। इसका उद्देश्य ही ये है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से ज़्यादा मेडल आ सके, यानी पदक प्राप्त हो सके। इसके लिए ट्रेनिंग दिलवाना खिलाड़ियों को, उनको जो भी टेक्निकल किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उनको सहायता की ज़रूरत है, फाइनेंशियली उनको हेल्प करने की ज़रूरत है, वो सारी सुविधाएं टॉप्स के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। समझ में आ गया। देखिए जो हम बात कर रहे हैं वो राजस्थान के बूंदी जिले के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो राजस्थान का बूंदी जिला है वहाँ पर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। तो इस रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक बफर जोन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, बफर जोन का मतलब है एक ऐसा जोन बनाया जाएगा जो यहाँ के रहने वाले जो जानवर हैं उनके प्राकृतिक आवास को बढ़ावा देगा और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो राजस्थान का बूंदी जिला है, वहां पर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है और वहां पर एक बफर जोन बनाने की बात की जा रही है राजस्थान वन विभाग के द्वारा। क्लियर हो गया। देखो अब हम बात कर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हुए सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी, तो 1982 में करी गई थी। कब करी गई थी, 1982 में करी गई थी राजस्थान वन्य पशु और पक्षी संरक्षण अधिनियम के तहत।
है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 जुलाई 1921 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया, यानी एक टाइगर रिजर्व के रूप में 5 जुलाई 2021 को डिसाइड किया गया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो चंबल नदी की सहायक नदी है मेज नदी, कहां पर, चंबल नदी की सहायक नदी है मेज नदी, वहां पर ये जो अभयारण्य है, ये टाइगर रिजर्व है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, क्लियर। अच्छा, यहाँ के अगर पेड़ पौधों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपको ढोक के पेड़ मिलेंगे। किसके पेड़? ढोक के पेड़, जिसका वैज्ञानिक नाम है एनोजेसिस पेंडुला। क्या नाम है? एनोजेसिस पेंडुला। ओके। और साथ में यहाँ पर खैर, रोंज, अमलतास, इस तरीके के पेड़ पौधे, आपको जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर टाइगर के अलावा जैसे जंगली बिल्ली, गोल्डन सियार, लकड़बग्घा, भारतीय हाथी, ये सारे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। और जो भारतीय स्टार है, कछुआ जिसको बोलते हैं, भारतीय स्टार यहाँ पर है, जो कछुआ है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जियोचेलोन एलिगेंस, उसका प्राकृतिक आवास यहाँ पर पूरी तरीके से बनाया गया है और प्राकृतिक आवास के द्वारा इसको संरक्षित करने की बात यहाँ पर की गई है ना। अब देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वो है कि वर्ल्ड बैंक के बीच में और जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसके बीच में टाई अप हुआ है, समझौता हुआ है। समझौता किस बात को लेकर हुआ है? समझौता इस बात को लेकर हुआ है कि जो दक्षिण एशिया वाला हिस्सा है वहां पर सड़क सुरक्षा परियोजना चलाई जाएगी। किसके द्वारा? ढाका के द्वारा। और इसमें कितना बजट आएगा? तो 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट आएगा। और साथ में मैं बता दूं कि इस परियोजना के माध्यम से, यानी जो सड़क सुरक्षा परियोजना है, इसके माध्यम से जो बांग्लादेश है वो अपने राजमार्गों के लिए, स्पेशली जो उसके जो हाईवेज हैं उनको कनेक्ट करने का काम करेगा, दूर दूर बस्तियों को वो जो राजमार्ग हैं उनसे जोड़ने का काम करेगा, जिससे क्या होगा, कुछ सिटीज डिसाइड की गई हैं और वहां पर ये परियोजना स्टार्ट करी जाएगी, है ना। और इसका फायदा ये है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में दिया जाएगा और रोड अगर चौड़ी होगी, सड़क चौड़ी होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो लोगों का जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो भी कम होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बात करें तो जो ये परियोजना है, बांग्लादेश के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, स्पेशली जो गांजीपुर एलेंगा और नटौर नवाबगंज, इनको आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा इनके द्वारा। क्लियर है। अब देखो, हमने बात कर ली बांग्लादेश सरकार के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में, जिसके माध्यम से, टाई अप के माध्यम से एक सड़क सुरक्षा परियोजना स्टार्ट की जाएगी बांग्लादेश में। ओके। अब देखो, इसका जो इसका जो ढांचा है वो किस तरीके का होगा, यानी जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से का होगा। तो इसमें स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो डिवाइडर भी होगा, जेब्रा क्रॉसिंग भी होगी, स्पीड ब्रेकर भी होंगे, बस के लिए भी जो एक स्थान दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इस परियोजना को स्टार्ट किया जाएगा और बांग्लादेश को 5 भागों में बांटा गया है, पर्टिकुलर उस जिले को जहां पर ये परियोजना स्टार्ट की जा रही है, जैसे ढाका, खुलना, राजशाही, रंगपुर और मेमन सिंह। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है बांग्लादेश का, वहां पर ये परियोजना स्टार्ट की जा रही है। तो हमने बात कर ली वर्ल्ड बैंक के और बांग्लादेश के बारे में, जो समझौता हुआ है उसके बारे में। क्लियर है। देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था तो करी जाएगी, साथ में कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उन सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपातकालीन सेवाएं जो है इस रोड पर शुरू की जाएंगी। साथ में टोल फ्री नंबर होगा, जो एम्बुलेंस बाइक होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी क्वालिटी का ध्यान दिया जाएगा। और कई सारे जो हेल्थ के परिसर होते हैं, यानी जो हेल्थ के जो बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, उसकी भी स्थापना की जाएगी इन हाईवेज पे, इन ये जो सड़क परियोजना बन रही है उस पर। तो पूरी तरीके से सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी वाइज इंप्रूव करने की बात की गई है इस परियोजना के तहत। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अब देखो, साथ में ही यहाँ पर ऐसे टेक्निकल, ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे, ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जिससे स्पीड की गति, जो वाहन की जो गति है उसका रिकॉर्ड किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग की व्यवस्था करी जाएगी, कैमरे फिट किए जाएंगे, पूरी तरीके से सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और सड़क से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रयोग किया जाएगा ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हो सके।
देखिए, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर W20 के बारे में बात कर रहे हैं, तो W20 की जो बैठकें हैं, जो W20 का शिखर सम्मेलन है, उसके तीसरे कार्य समूह की बैठक होने वाली है कहाँ पर, तो महाबलीपुरम में, जो चेन्नई के पास में है। इसकी 2 बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। जो दूसरी बैठक हुई थी वो 13 अप्रैल को हुई थी राजस्थान के जयपुर में, है ना। तो इस जो ये बैठक होगी, इसमें किस विषय पर बात किया जाएगा, तो निश्चित सी बात है कि जो महिलाओं के अधिकार है उसके विषय में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, जो बच्चियां हैं उनके उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में बात किया जाएगा, और साथ साथ में जो बाल अधिकार है उनके विषय में भी बात किया जाएगा। ओके, क्लियर है। तो हमने बात कर ली वुमेन्स 20 के बारे में, जिसका शिखर सम्मेलन होने वाला है महाबलीपुरम में, जो चेन्नई के पास है। ओके, जो कब से चलेगा, तो 15 और 16 जून को चलने वाला है। ओके, देखिए G20 कार्य समूह, G20 के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो हमें रट जाना चाहिए अभी तक। और इसके कई सारे विषय हैं, तो अलग अलग विषय पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर कार्य समूह की बैठक होनी है। हर कार्य समूह की बैठक 3 बार होनी है, यानी 3 बैठकें होनी है। तो हमने अभी W20 के बारे में बात करा, जिसकी तीसरी बैठक हो रही है महाबलीपुरम में, चेन्नई के पास। अच्छा, अगर मैं G20 के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 1999 में। कब करी गई थी? 1999 में करी गई थी। और पूरी दुनिया के जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनका एक स्टेटस है पूरी दुनिया में, उनका एक सम्मेलन है ये, जो अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। ठीक है, और साथ में ही जो G20 के देश है उनके बीच में जो अध्यक्षता है वो एक के बाद एक को मिलती है। ठीक है, साथ में जो G20 है उसमें व्यापार के बारे में आप देखेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो हरित ऊर्जा है, जो क्लाइमेट चेंज है ना, तो इन सब जो तकनीकी फील्ड में, यानी कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा होती है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उसकी देखरेख करी जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान। ठीक है, 3 हीरोइंस के बारे में बात करें, और इन सबों के बारे में हम सबको अच्छे से पता भी है। हम बॉलीवुड की स्टार्स हैं और इनके बारे में हम सबको अच्छे से पता है, इनकी कई सारी मूवीज हम देख भी चुके होंगे। तो इनको रिलायंस तीरा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसने चुना है? रिलायंस तीरा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है सुहाना खान को, कियारा आडवाणी को और करीना कपूर को। ये न्यूज़ है हमारे पास। ओके, देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज़ कवर करी थी कि जो अरब सागर है वहाँ पर एक चक्रवात बन रहा है, जिसका नाम बिपार जॉय है। क्या नाम है? बिपार जॉय है। और इसका ये नाम किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि बिपार जॉय का मतलब होता है तूफान, है ना। चक्रवात इसका मतलब होता है, जो बंगाली लैंग्वेज है उसमें। तो ये जो चक्रवात है वो अरब सागर में बना था और सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने वाला चक्रवात था। जब ये न्यूज़ हमने कवर करी थी तो बताया था कि 6 जून को 5:30 बजे, तो दक्षिण पूर्व अरब सागर वाला हिस्सा है, वहाँ पर ये जो चक्रवात है, तूफान है, ये बन रहा है। और साथ में इस चक्रवात ने, यानी इस साइक्लोन ने एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे लंबे समय तक रहने वाले चक्रवात का। जो स्टार्टिंग इसकी हो जाती है 6 जून को और 15 जून तक, लगभग 10 दिनों तक ये पूरी तरीके से एक्टिव साइक्लोन रहा है। और साथ में मैं बता दूं कि इसके पहले सबसे लंबा जो साइक्लोन है वो रहने का जो रिकॉर्ड बनाया गया था, वो चक्रवात क्यार के द्वारा बनाया गया था, है ना, 2019 में, जो 9 दिन तक और 15 घंटे तक चला था। लेकिन जो चक्रवात, यानी जो साइक्लोन बिपार जॉय है, उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है और लगभग 10 दिनों तक ये रहा है। साथ में इसके अलावा और बात करते हुए देखते हैं कि चक्रवात गाजा क्या था। देखो, चक्रवात गाजा 2018 में बना था, जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी है वहां पर बना था, और इसका रिकॉर्ड था 9 दिन 15 घंटे तक रहने का, है ना। साथ में जो 2023 में जो कई सारे साइक्लोन थे जो गुजरात के तट पर बने थे, लेकिन गुजरात के तट को पार नहीं कर पाए थे। सिर्फ 2 ऐसे साइक्लोन हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड है कि 1996 में जो साइक्लोन आया था उसने गुजरात के तट को पार किया था, और 1998 में जो साइक्लोन आया था उसने गुजरात के तट को पार किया था। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड आया है वो ये है कि जो साइक्लोन बिपार जॉय है वो 10 दिनों तक बना रहा, और अपने आप में ये रिकॉर्ड है। क्लियर है? समझ गए? अब हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो चक्रवात बिपार जॉय के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि अरब सागर में ये बना है, जो अरब सागर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा।
इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लाइक करने से मुझे हिम्मत आती है, काम करने का मन करता है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।